Good morning, Namaskar. Today, this is very burning topic. This is an international issue also. Today, I'm going to discuss dispute between Israel and Palestine. इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो वर्तमान का जो परिदृश्य है, जो दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट चल रहे हैं, विवाद चल रहे हैं, विवाद है क्या? क्या जैसा कि हम सभी को पता है, इजराइल 1948 में 1948 में अंततः स्वतंत्र हो जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो क्या 1948 से ही दोनों के बीच में विवाद चल रहे हैं, या जब ये दोनों यूनाइट थे 1948 से पहले जब दोनों यूनाइट थे उस समय से दोनों को विवाद चल रहा है? अभी वर्तमान की जो परिदृश्य है, अभी वर्तमान में जो स्थिति बनी हुई है, जो खूनी संघर्ष चल रहा है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में, आखिर ये मामला क्या है? जैसा कि हम सभी को पता है कि यदि यरूशलेम की बात करें, यरूशलेम एक बहुत होली प्लेस है जो खासतौर पे तीनों कम्युनिटी, तीनों धर्म को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तीनों अपने महत्व को लेकर के इस यरूशलेम प्लेस को लेकर के फाइट कर रहे हैं। अब इस आधार पर देखिएगा तो जो वर्तमान की प्रदेश हुआ, इसमें हमास हमास की तरफ से सबसे पहले रॉकेट अटैक की जाती है इसराइल पर, और उसके बाद से जो है दोनों देशों के बीच में एक बहुत बड़ी कह सकते हैं खूनी संघर्ष चालू हो जाता है। ताजा विवाद की यदि हम बात करें तो विवाद का जो हालिया रिपोर्ट आया है और हालिया जो वजह है, यानी जो कॉजेस है, कारण है, वह है क्या कि इजराइल द्वारा जो शेख जर्राह को खाली किया कराया जा रहा है। और शेख जर्राह जो है पूर्वी यरूशलेम का एक इलाका है। उस इलाका में जहां इजराइल जो है फिलिस्तीनियों के जो परिवार हैं उनको निकाल कर हटाना चाहती है, और उस स्थान पर क्या करना चाहती है कि यहूदी जो लोग हैं, यहूदी लोगों को बसाना चाहती है। फिलिस्तीनी को इसी को लेकर के मुख्य रूप से कहीं न कहीं उन्हें चुनौती महसूस हो रहा है, या वो इस संघर्ष को कर रहे हैं, विरोध भी कर रहे हैं। और इसका इतिहास होता है कि पिछला शुक्रवार को, जैसा कि अभी रमजान का महीना चल रहा है, आज ईद भी है, तो इस रमजान के महीने में जो पिछला जो शुक्रवार था, यानी जो जुम्मा था, उस जुम्मा को आखिरी दिन सभी लोगों ने एकत्रित हुए, क्योंकि जुम्मे के नमाज सभी को काफिर करनी थी। और इस वजह से यरूशलेम की जो मस्जिद अल अक्सा है उसमें काफी तादाद में मुस्लिम कम्युनिटी के लोग नमाज अदा करने के लिए एकत्रित हो गए थे। और नमाज के बाद सारे लोग शेख जराह को खाली कराए जाने के विरोध में प्रदर्शन करना स्टार्ट कर देते हैं, चालू कर देते हैं। और ये विरोध आगे चल करके हिंसक हो जाता है। हिंसक होने के कारण इस दौरान हमने देखा कि इजराइल या इजरायली सेना तथा फिलिस्तीनियों के बीच में झड़प होना स्टार्ट हो जाता है। और यहीं से हम कह सकते हैं ये विवाद बढ़ के जो आज इतनी बड़ी संघर्ष दोनों राष्ट्रों के बीच में हो रहा है। अभी नया जो इंफॉर्मेशन प्राप्त हो रही है उसमें देखने को मिल रहा है कि अमेरिका भी इसमें इन्वॉल्व हो चुका है। अमेरिका की तरफ से जो अभी वक्तव्य दिया जा रहा है वो कहा जा रहा है कि दोनों देश आपस में बैठ करके बात करें तथा संघर्ष को विराम दें। पहले हमास जो एक गाजा पट्टी इलाके में उन्होंने इजराइल के कब्जे वाले इलाके पर उन्होंने रॉकेट लॉन्चर से या रॉकेट से उन्होंने अटैक किया। उसके बाद फिर इजराइल की तरफ से भी उस पर अटैक करना शुरू किया गया। आप सभी को पता होना चाहिए कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में यह जो जंग है एक नया जंग नहीं है। ये पिछले 100 ईयर्स यानी 100 साल से जंग दोनों के बीच में चल रहे हैं। और अभी का हालात जो हो गई ये बहुत आपका सबसे क्रूशियल यानी सीवियर स्थिति बनकर के आ चुकी है। मंगलवार को यदि आप पिछले मंगलवार के इतिहास को देखते हैं, पिछले मंगलवार को आप यदि रिपोर्ट को देखते हैं, तो पिछले मंगलवार के रिपोर्ट में यह प्राप्त होता है कि फिलिस्तीन के जो हमास है, ठीक है, तो फिलिस्तीन के हमास और जो हमास है इसको इजराइल ऑलरेडी इसको एक आतंकी संगठन का रूप दे चुका है, आतंकी संगठन उसको मान चुकी है, ठीक है। तो इस फॉर्मेशन के आधार पर देखा जाए तो इजराइल की तरफ से इजराइल और जो हमास ने अटैक किया, रॉकेट लॉन्चर से जिन्होंने अटैक किया, वह खासतौर पे इजराइल के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो कह सकते हैं जो उसकी राजधानी है, राष्ट्रीय राजधानी तथा तेल की जो राजधानी, जैसे नाम है अव्यूब, अस्केलोन और होलोन, इस शहर को उन्होंने निशाना बनाया, टारगेट किया। और टारगेट करने के बाद अंततः सोमवार को हमास ने अपने कब्जे वाले इलाके खासतौर पर गाजा पट्टी से इजराइल के यरूशलेम पर उन्होंने रॉकेट दाग भी दिया। और अंततः उसके बाद हमने देखा कि इजराइल की तरफ से भी बहुत सारे हमला लगातार करना स्टार्ट कर दिया गया। और ये सारे जितनी भी गतिविधि, जितने भी डिस्प्यूट्स, ये सारे डिस्प्यूट्स को हम कुछ फिगर के आधार पर सीखने की कोशिश करें। जैसे हम देखेंगे कि यूनाइट बिफोर 1948 1948 से पहले जब दोनों यूनाइट थे तो उस समय क्या था, या उससे पहले की घटना घटी, यानी पूरी पूरी मैं फिगर, पूरी इमेज में आपको बताने की कोशिश करूंगा। आफ्टर 1948 के रिलेशन यानी 1948 के बाद का रिलेशन दोनों के बीच में क्या है,
वर्तमान सिनेरियो यानी वर्तमान की स्थिति क्या चल रहा है, एवरीथिंग इन इमेज, सारे चीजों को हम इमेज में आपको बताने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। तो पहले आप देख सकते हैं इस फिगर को, आप देख सकते हैं इजराइल फिलिस्तीन विवाद। इसमें हमने क्या देखा, जियोनिस्ट आंदोलन के तहत पहले विश्व युद्ध के बाद से ही यहूदी लोग फिलिस्तीन में आकर बसना चालू कर दिए थे। इसका क्या इतिहास, इसके बीच में एक प्रोपेगेंडा या कैसे एग्रीमेंट हुई थी, उस एग्रीमेंट को भी हम चर्चा करेंगे। अलग यहूदी देश, अब देख सकते हैं यहीं पर दोनों दो देश आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, बट गए हैं। अलग यहूदी देश को मांग ने जोर पकड़ा। 1947 में यह मामला अंततः फिलिस्तीन ने यूनाइटेड नेशंस की ओर लेके गया, दो भागों में इसको अंततः बांट दिया गया। 1948 में हमने देखा कि इजराइल एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया, इंडिपेंडेंट हो जाता है। यरूशलेम को इजराइल की राजधानी भी बना दी गई। इज इट ओके? तो यरूशलेम पर फिलिस्तीन का भी यह दावा है कि यह जगह मुस्लिम, ईसाई और यहूदियों के लिए पवित्र स्थान है। जैसा कि देखा जाए कि यह इस स्थान को लेकर के तीनों राष्ट्र के बीच में जो विवाद चल रहे हैं, यह विवाद तीनों राष्ट्रों के लिए कह सकते हैं यरूशलेम जो है एक पवित्र स्थल के रूप में यहाँ पर कंसिडर किया जाता है। यहाँ पर जितना मुस्लिम कम्युनिटी इसे पवित्र स्थान मानता है, ईसाई उतना ही मानती है, तथा यहूदी जो है ये भी उतना ही इसे होली प्लेस की दर्जा दे चुके हैं। अब इस सारी चीजों को हम एक फिगर के आधार पर देखेंगे। सबसे पहले इस फिगर को देखिएगा। इस फिगर को मैं थोड़ा सा आपको छोटा कर रहा हूं जिससे कि आप इसको स्पष्ट रूप से देख सकें। तो यदि इसकी हिस्ट्री को आप देखिएगा तो मुख्य रूप से मैं आपको बता सकता हूं इस फिगर के आधार पर कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में जो सोमवार का विवाद हुआ यह कोई नया विवाद नहीं है, और यह संघर्ष कोई नया संघर्ष नहीं है, बल्कि पिछले 100 साल से हो रहा। लेकिन अभी की स्थिति जो बनी है, अभी तक हम इसमें कह सकते अब तक लगभग 70 लोगों की जान जा चुकी है एज पर द रिपोर्ट। ठीक है, अभी जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के आधार पर लगभग 70 लोगों की जान जा चुकी है। गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने जो बताया उस आधार पर उन्होंने कहा कि लगभग 65 लोगों की मृत्यु हुई है, उनमें से 16 बच्चे तथा 5 महिला भी शामिल है। लेकिन हमास की ओर से जो रॉकेट से जो अटैक किया गया उस हमले में इजराइल के भी लगभग 7 लोगों की मृत्यु, उनमें एक इंडियन महिला यानी भारतीय एक महिला भी उसमें इन्वॉल्व है, यानी उस भारतीय महिला को भी इसमें मृत्यु हो चुकी है। इस बीच अमेरिका दोनों देशों के बीच में अब क्या कर रही है कि दोनों के बीच में इस संघर्ष को कैसे विराम दिया जा सके, कैसे शांति प्रदान किया जा सके, इसको लेकर के अमेरिका भी इस चीजों को बहुत ज्यादा एक्साइट होना नहीं देना चाहती, बल्कि उसे शांति स्वरूप देने की कोशिश कर रही है। इजराइल फिलिस्तीन के बीच में जो चल रहा है अभी विवाद, इस विवाद बहुत पुराना है। जितना ये पुराना उतना ही आप कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स भी है, बहुत ज्यादा पजल्ड भी है। और इसको देखने के लिए हम लोग इस फोटो का हम रूप लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ओटोमान का आप क्षेत्र देख सकते हैं, यानी एक ऐसा भी समय था, यानी इस मैप के आधार को आप देखिएगा तो ये मैप हम 1914 से लेकर 1918, यानी जब हमारे यहाँ प्रथम वर्ल्ड वार चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रही थी, तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय का ये हम फिगर लेकर आए हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय आप देख सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के पहले का एक मुख्य रूप से हम अभी मैप को आपको शो कर रहे हैं। इसमें आप देख रहे होंगे कि जो ऑटोमान है, ठीक है, इस ऑटोमान साम्राज्य से उस वक्त फिलहाल चाहे हम इजराइल की बात करें यानी यरूशलेम की बात करें, ठीक है, तो इजराइल हुआ या फिलिस्तीन हुआ, मिस्र हुआ, तुर्की हुआ, ये सारे के सारे राष्ट्र जो थे एक दूसरे के आसपास या कह सकते हैं पड़ोसी राष्ट्र या एक दूसरे से संलिप्त या एक दूसरे से संबद्ध ये राष्ट्र होते थे। अब प्रश्न बनता है कि 1917 जब इस तरह से दोनों के बीच में ये मैटर चलती है, तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इस फिगर को आप थोड़ा देखेंगे, उसके बाद में हिस्ट्री बताना चालू कर दूंगा। तो यह जो फिगर आप देख रहे हैं 1917 का यानी 1917 ईस्वी का एक फिगर है। इस फिगर में आप देख सकते हैं पहले विश्व युद्ध में ब्रिटेन जो थी उन्होंने ऑटोमान को पहले जीत लिया था, यानी ऑटोमान वाज आल्सो we can say attacked and finally won by the Britishers, यानी ऑटोमान जो क्षेत्र था अंग्रेजों के द्वारा वह भी जीत लिया गया था। तो ये 1917 के यदि इतिहास को देखिएगा तो 1917 में ब्रिटेन ने एक घोषणा किया था, उन्होंने एक अनाउंसमेंट दी थी, और उस अनाउंसमेंट में उन्होंने कहा था कि ब्रिटेन जो है फिलिस्तीन को यहूदियों की जो मदरलैंड है या कह सकते हैं मातृभूमि जो है उसको बनाने के लिए वो प्रतिबद्ध है यानी कंपेल है। और इस आधार पे आप कह सकते हैं कि 1917 के दौर में एक बालफोर डिक्लेरेशन हुआ था। बालफोर, ध्यान देंगे, बालफोर डिक्लेरेशन हुआ था, ठीक है। अरे बालफोर जो डिक्लेरेशन 1917 में हुई थी, इसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि यहूदियों के लिए इस स्थान को हम बसाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, यानी इसके लिए हम बहुत ज्यादा कंपेल हैं। तो यह 1917 में क्या हुआ कि 1970 में जब बालफोर डिक्लेरेशन इंग्लैंड के द्वारा किया गया, ब्रिटिश सरकार के द्वारा जब कर दी गई, तो उस समय क्या हुआ कि देखने को मिला कि 1917 में अंततः आप देख सकते हैं कि
कनाडा जो स्थान है, यानी कनाडा राष्ट्र जो है, कनाडा राष्ट्र में क्या हुआ, 1917 में जितने भी बालफोर डिक्लेरेशंस के जो समर्थक थे, या कह सकते हैं जो सपोर्टर थे, है ना, उन्होंने सबसे पहले एक मार्च पास किया, यानी उन्होंने एक मार्च किया, ठीक है, और मार्च करते हुए यहाँ पर लोगों को दिखाई गई है। अब इसकी हिस्ट्री क्या होता है कि साल 1945 में यदि देखिएगा, यानी हम द्वितीय विश्व युद्ध की बात कर रहे हैं, तो जब द्वितीय विश्व युद्ध की बात आप करेंगे तो 1945 में, यानी 1939-1945 के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध चला था। तो 1945 तक ये इलाका जो थी पूरे के पूरे ब्रिटेन के कब्जे में आ चुकी थी, ठीक है। और इस दौरान यूरोप को अलग अलग देशों से यहूदियों को आकर यहाँ बसते हुए देखने को मिला, यानी बहुत सारे यूरोप के कंट्री से यहूदी जो थे वहां से माइग्रेट होना चालू हो गए, और माइग्रेट हो करके यहाँ पर इस स्थान पर उन्होंने बसना शुरू कर दिया, यानी एक तरह से कैसे ये सारे इमिग्रेंट्स होने चालू हो गए, ठीक है। इस फॉर्म में देखेंगे कि इस दौरान जो थी फिलिस्तीनियों और यहूदियों में कई बार बड़े बड़े संघर्ष हुए, ठीक है। तो ब्रिटेन के ऊपर जो था यहूदियों को पुनर्वास करने के लिए उनपे एक कह सकते हैं सब प्रेस किया गया, यानी उनपे दबाव बनाया गया, और दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन ने इस मामले को अंततः यूनाइटेड नेशंस के पास चला जाती है, यानी यूनाइटेड नेशंस को उन्होंने क्या किया, सौंप दिया। तो यह जो फिगर है 1945 का, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के समय का, जब यूरोप से पूरे यूरोप से आप कह सकते हैं यहूदी वहां से माइग्रेट होना चालू हो गए, माइग्रेट होकर के इस क्षेत्रों में आकर के बसना उन्होंने शुरू कर दिया। तो उस समय का एक क्षेत्र है, यानी फिलिस्तीन में यूरोप से आए ये सारे यहूदी हो गए, ठीक है। फिलिस्तीन में ये सारे यूरोप से आए हुए यहूदी को मैंने फिगर को दिखाया। अब आगे देखते हैं, इस फिगर के आधार पर देखा जाए तो 1947 यानी 1947, ठीक है, जब हमारा देश भी आजाद, इंडिया भी आजाद हुआ था। तो 1947 में क्या हुआ, 1947 में यूनाइटेड नेशन ने जो थी उन्होंने फिलिस्तीन को दो मुल्कों में, या कह सकते हैं दो हिस्सों में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यानी 1947 में जो अकेला अभी फिलिस्तीन था, ठीक है, तो अकेला जो फिलिस्तीन थी, इस फिलिस्तीन को उन्होंने दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एक जो राष्ट्र बना, है ना, एक अरब कंट्री बन गए, एक अरेबियन कंट्री हो गए, ठीक है, और दूसरा जो कंट्री बना वह दूसरा हिस्सा इजराइल का रूप दे दिया गया। तो यह आपसे हिस्ट्री यदि आती है तो आप हिस्ट्री को याद रखें कि 1947 में जब इंडिया की आजादी हुई, जब भारत आजाद हुआ, उसी समय फिलिस्तीन को भी दो भागों में बांट दी गई, एक अरब का क्षेत्र हो जाता है तो एक इजराइल का क्षेत्र बन जाता है। और यरूशलेम जो था, ध्यान देंगे, जो हमारा यरूशलेम जो क्षेत्र था, इस यरूशलेम को इंटरनेशनल गवर्नमेंट, या कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय सरकार के कब्जे में इसको रख दिया गया। विवाद की यह एक बहुत बड़ी वजह है कि यरूशलेम जो है एक इंटरनेशनल टाउन के रूप में इसको कंसिडर की जाती है। साथ ही साथ तीनों जो कम्युनिटीज हैं, तीनों जो रिलीजन है, ये तीनों रिलीजन कहीं न कहीं इसे अपने होली प्लेस भी उसे कंसिडर करते हैं। तो इस आधार पे आप देख सकते हैं, तो 1947 में जब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई, और ये जो आपके पास फिगर है 1949 का, यह 1949 का फिगर है, जब इजराइल ने यूनाइटेड नेशंस का एक हिस्सा बना। यानी 1949 में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप जवाब देंगे कि 1949 में अंततः इजराइल जो था यूनाइटेड नेशंस का एक पार्ट बन गया, एक मेंबर बन जाता है, ठीक है। अब इस फिगर के आधार पे आप देख सकते हैं कि क्या होता है कि 1948 में इजराइल ने खुद को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर लेता है। 1948 में इजराइल अपने आप को एक स्वतंत्र इंडिपेंडेंट राष्ट्र घोषित खुद ही कर लेता है, ठीक है। और अगले ही दिन अरब देशों ने क्या किया कि इजराइल पर हमला कर देता है। यानी बात हो रही 1948 में उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया, जो भी डे हुआ, डे एक्चुअली आई एम नॉट कंसीडर, ठीक है। और ठीक अगले दिन यानी नेक्स्ट डे क्या हुआ कि अगले दिन अरब देश जितने भी थे, अरब देशों ने इजराइल पर मुख्य रूप से उन्होंने हमला कर दिया। ये युद्ध जो था लगभग 15 डेज, यानी लगभग ये युद्ध 15 दिनों तक चलता रहा, कंटिन्यू ये 15 दिन तक युद्ध ये चलता रहा। 1949 में 1949 में अंततः एक ट्रीटी होता है, यानी एक संधि होता है, ठीक है। एक ट्रीटी होता है, यानी 1949 में एक ट्रीटी होती है, एक संधि होती है, और संधि के साथ ही अंततः युद्ध जो चल रही थी दोनों राष्ट्रों के बीच में, इसको अंततः समाप्त कर दिया जाता है। इजराइल ने युद्ध भी जीत जाता है। 7 लाख करीब आप कह सकते हैं, अबाउट 7 लाख जो पीपल थे, फिलिस्तीनी थे, वो अब यहाँ पर एक कह सकते हैं रिफ्यूजी बन के रह गए। यानी 7 लाख लगभग शरणार्थी फिलिस्तीनी जो थे वो शरणार्थी बन के रह गए। तो ये जो आप फिगर अभी देख रहे हैं, ये सारे जो फिगर्स हैं, ये फिगर युद्ध के दौरान फिलिस्तीन से ये सारे इमिग्रेंट हैं, यानी यहाँ से ये रिफ्यूजीज हैं, यहाँ से इन्होंने पलायन कर लिया है, ठीक है। तो सारे पलायन करने वाले ये आपको एक फिगर में दिख रहे हैं। नेक्स्ट फिगर को देखा जा सकता है,
आप इस नेक्स्ट फिगर को यदि देखेंगे तो ये जो फिगर है आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस फिगर में आप देखेंगे 1954 में, 1954 यानी 1954 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। 1954 में मिस्र ने जो स्वेज नहर था, ठीक है, जो स्वेज नहर था यानी स्वेज जो कैनाल थी, उसको उन्होंने नेशनलाइजेशन कर देता है। कौन? मिस्र नेशनलाइजेशन किया, मतलब राष्ट्रीयकरण किया 1954 में। मिस्र, ध्यान देंगे, मिस्र जो था 1954 में स्वेज नहर को राष्ट्रीयकरण कर देता है, ठीक है। इजराइल के जहाजों पे आने जाने पर मुख्य रूप से यहाँ पर बैन लगा दी जाती है, यानी रोक लगा दिया जाता है। किसने किया? मिस्र ने किया। कैसे? 1954 में स्वेज नहर को पहले राष्ट्रीयकरण किया, और राष्ट्रीयकरण करने के बाद इजराइल से आने जाने वाले जितने भी पोर्ट थे यानी पानी जहाज थे, वे सारे पर उन्होंने पाबंदी लगा देता है, यानी बैन लगा देता है। इस वजह से क्या हुआ कि 1956 में अरब सेना, है ना, जो अरबियन सेना थे यानी अरब सेना और इजराइल की जो सेना थी, ये दोनों के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है, दूसरा युद्ध शुरू हो जाता है। और इजराइल ने गाजा पट्टी और मिस्र, ये दोनों जो राष्ट्र हुए, इसके सिनाई इलाका एक आता है, सिनाई, ठीक है। तो गाजा पट्टी और इजराइल, तो इजराइल ने क्या किया कि गाजा पट्टी और मिस्र के जो क्षेत्र था जिसको नाम सिनाई हमने बताया, तो सिनाई वाले इलाके पर उन्होंने कब्जा कर लिया। अंततः इजराइल ने उस पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। और ये जो फिगर मैं दिखा रहा हूँ ये 1956 का है, और दोनों के बीच में जो युद्ध चल रहे थे, दोनों राष्ट्र के बीच में युद्ध चल रहे थे, उस समय का ये फिगर मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये दिखा रहा हूँ। इस फिगर के बाद वाले फिगर को देखिए, सारे फिगर के आधार पर मैं आपको हिस्ट्री बताने की कोशिश करूंगा। यह फिगर भी इस युद्ध के बाद का ही है, ठीक है। तो यह 1956 के बाद देखा, यह 1964 का, 1964 का ये है। 1964 में क्या हुआ, 1964 की इतिहास देखिएगा तो 1964 में क्या हुआ कि फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाया। 1964 में फिलिस्तीन, ध्यान देंगे, 1964 में फिलिस्तीन जो था लिबरलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, LOB कह सकते हैं, है ना, उन्होंने एक LO यानी लिबरलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन का उन्होंने निर्माण कर देता है। इस बीच क्या हुआ कि अरब देश जो थी, अरब देश और इजराइल के बीच कई बातों को लेकर के दोनों के बीच में स्ट्रगल चल रहा था, दोनों के बीच में चुनौती थी, दोनों के बीच में संघर्ष चल रही थी। और इस संघर्ष ने क्या किया कि 1967 में, 1967 में युद्ध का एक रूप ले लेता है। यानी जो 1964 में दोनों के बीच में देखा कि जो लिबरलाइजेशन जो ऑर्गेनाइजेशन स्थापित की गई थी, उस समय दोनों के बीच में टसल भी चल रहे थे, अनेक विचारों के दोनों के बीच में मतभेद चल रहे थे। और 1967 में अंततः यह एक युद्ध का रूप ले लेता है। 6 दिन तक चला इस युद्ध, और इस युद्ध में अरब देशों को जान माल तथा जमीन का पूर्ण रूप से या बहुत ज्यादा कह सकते हैं आप यहाँ पर नुकसान होता है। इजराइल ने वेस्ट बैंक, गोल्ड हाइट्स और पूर्वी यरूशलेम को अपने कब्जे में कर लेता है। यानी 1967 के जो युद्ध हुआ, इससे उन्होंने कुछ क्षेत्रों को, जो अरब वाले क्षेत्र थे, इसको खास तौर पे इजराइल अपने कब्जे में एक्वायर्ड कर लेता है। वह क्षेत्र का नाम है वेस्ट बैंक, ध्यान देंगे, उस क्षेत्र का नाम है वेस्ट बैंक। फिर है गोलन हाइट्स, ठीक है, गोलन हाइट्स। और थर्ड है ईस्ट यरूशलेम। ये 3 क्षेत्रों को जो था इजराइल ने अपने कब्जे में कर लेता है। ये फिगर जो है 1967 के युद्ध के दौरान गोल्डन जो हाइट्स की तरफ बढ़ते हुए इजरायली सेना को यहाँ पर दिखाया गया। यानी ये जो सेना है, यह गोल्डन हाइट जो स्थान है, उसकी तरफ ये इजरायली सेना जो है आगे की ओर बढ़ते हुए इसे दिखाने की कोशिश किया जा चुका है, ठीक है। अब क्या होता है कि इसके बाद देखिए कि 1972 का दौर आता है, 1972 का। तो 1972 का यदि दौर में देखिएगा तो 1972 में क्या हुआ, एक म्यूनिक, म्यूनिक आपने नाम है सुना होगा, म्यूनिक ओलंपिक, म्यूनिक एक प्लेस है, म्यूनिक ओलंपिक, मैं लिख देता हूं। म्यूनिक ओलंपिक में क्या हुआ कि इजराइल के जो खिलाड़ी थे, खिलाड़ियों के ऊपर अंततः PLO यानी पीपल ऑफ लिबरलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन जो थी, इनके 8 आतंकियों ने हमला कर दिया। ये देख सकते हैं, ये कौन है, ये आतंकी है, ध्यान देंगे, ये कौन है, मुंह बंद किया हुआ, ये आतंकी है, ठीक है। तो अंततः हमने क्या देखा कि 1972 में म्यूनिक ओलंपिक हो रही थी, म्यूनिक में एक ओलंपिक मैच हो रहा था, जहां पर देखा गया कि इजराइल के जो खिलाड़ी थे, उनके ऊपर PLO के 8 आतंकियों ने अंततः हमला कर दिया।
हमला करने से लगभग 11 इजरायली जो खिलाड़ी थे उनको बंधक बना लिया गया, और बंधक बनाने के बाद उनको अंततः मर्डर कर दी गई, यानी खून कर दी, यानी उनकी मृत्यु कर दी गई, ठीक है, उनकी हत्या कर दी गई। म्यूनिक ओलंपिक के दौरान ये जो फोटो है उस समय के आतंकी हमले का एक फोटो आपको दिखाने की कोशिश की, क्योंकि यह एक क्या है, हमलावर है, ठीक है। और 1987 में ये हम फिगर देख रहे हैं, जो 1987 का फिगर है, 1987 का फिगर है। तो क्या होता है कि 1987 में हमने देखा कि फिलिस्तीन की ओर से एक पहला इंतिफादा होता है। इंतिफादा जो है एक फिलिस्तीन भाषा है, फिलिस्तीन भाषा में इंतिफादा है, मैं लिख देता हूँ हिंदी में, इंतिफादा, ठीक है। तो ये फिलिस्तीन भाषा है। इंतिफादा का मतलब होता है विरोध प्रदर्शन करना, या कह सकते हैं छोटे छोटे संघर्ष को अंजाम देना। तो क्या हुआ कि 1987 में फिलिस्तीन के तरफ से पहला इंतिफादा किया जाता है, शुरू किया जाता है, मतलब छोटे छोटे संघर्ष कराना तथा कह सकते हैं विरोध सरकार का या किसी भी चीजों को लेकर के विरोध करने का काम यहाँ से 1987 से शुरू हो जाती है। इस दौरान क्या हुआ कि फिलिस्तीन और इसराइल के बीच में भयंकर हिंसक झड़प होते हैं, और उसमें क्या हुआ कि 1993 यानी 1993 की बात कर रहा हूं मैं, ओस्लो में समझौता के साथ ये संघर्ष थोड़ा सा कम हो जाती है, यानी 1993 में एक दोनों के बीच में कह सकते हैं एग्रीमेंट होती है, और उस एग्रीमेंट के आधार पर दोनों के बीच में थोड़ा सा जो हिंसक चल रही थी, इस हिंसक को थोड़ा समाप्त करने की कोशिश की जाती है। मैं आपको इस फिगर में थोड़ा सा और बताने की कोशिश करूंगा कि 1993 में जो बात हुई थी, तो यह जो था हमारा मिडिल या सेंट्रल ईस्ट जो हुआ था, यानी मध्य पूर्व में क्या हुई, शांति स्थापित यानी पीस को इस्टेब्लिश करने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए एक प्रयास की गई थी। और इस प्रयास को लेकर के इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, ये है इजरायली प्रधानमंत्री, उस समय इजराइल के जो प्रधानमंत्री थे वो थे यित्जाक रॉबिन, यित्जाक रॉबिन। उस समय 1993 में इजराइल के प्रधानमंत्री का नाम था यित्जाक रॉबिन, ठीक है। उस समय वहां के जो विदेश मंत्री थे, यहाँ पर देख सकते हैं वहां के विदेश मंत्री जो थे वो सिमोन पेरेज थे, सिमोन, मैं लिख रहा हूँ सिमोन पेरेज, ये इजराइल के उस समय वहां का विदेश मंत्री थे। तथा ये जो है ये फिलिस्तीन के नेता हैं, ठीक है, फिलिस्तीनी नेता हैं जिनका नाम था यासिर अराफत, यासिर अराफत, अराफत, ये फिलिस्तीनियों का एक नेता है। ये तीनों लोगों ने मिलकर के 1993 में एक संधि की, एक शांति समझौता किया, जिससे कि दोनों के बीच में संघर्ष को विराम दिया जा सके। और अंततः 1994 में इस संघर्ष विराम देने के कारण ये तीनों को 1994 में 1994 में इन्हें शांति का पुरस्कार दिया गया, यानी पीस का नोबेल पुरस्कार ये तीनों को दिया गया। तो इससे आप भी समझ सकते हैं कि 1993 में इन लोगों ने दोनों राष्ट्रों के बीच में जो संघर्ष चल रहे थे, संघर्ष को विराम देने के लिए इन्होंने पुरजोर कोशिश किया। इस कोशिश को लेते हुए, इस कोशिश को देखते हुए अंततः इन्हें शांति पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है 1994 में। अब इस फिगर को हम देखते हैं, इस फिगर के आधार पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। यह फिगर जो है यह 2002 का है, यानी 2002 का यह हम फिगर देख रहे हैं, ठीक है। इस 2002 में एक आत्मघाती हमला हुआ, और इसके साथ ही दूसरे इंतिफादा, इंतिफादा का मतलब हमने जैसे बताया छोटे छोटे संघर्ष, है ना। तो दूसरा जो इंतिफादा की यहाँ पर शुरुआत हो जाती है, मतलब सेकेंड बार फिर स्ट्रगल यहाँ पर चालू हो जाती है। और माना जाता है कि यह जो 2002 में इसको शुरू की गई थी, यह लगभग 2005 तक हम कह सकते हैं, लगभग 3 साल, 3 ईयर, यह इंतिफादा जो थी ये दोनों राष्ट्रों के बीच में लगभग 3 साल लगातार इस चलते रहा, ठीक है। अब इससे क्या हुआ कि इसी साल इजराइल जो थी, इजराइल ने गाजा पर से सेना को नियंत्रण करने को उन्होंने कहा कि नहीं, हम नियंत्रण नहीं कर, मतलब नियंत्रण करने को उन्होंने खत्म कर दिया कि चलो ठीक है, अब मैं अपने क्षेत्रों पे ही ध्यान दूंगा। लेकिन क्या हुआ कि जैसे हवाई मार्ग हुआ, एयरवेज हुए, या आप वाटरवेज कर सकते हैं, या बॉर्डर जो हुआ, इस पर इजरायली सेना का नियंत्रण कंप्लीटली रह गया, यानी यहाँ पर उन्होंने किसी भी प्रकार का अपने नियंत्रण को अनियंत्रित करने की कोशिश नहीं की। तो ये जो हम फिगर देख रहे हैं या जो हम ये संघर्ष देख रहे हैं, यह 2002 से लेकर के 2005 के बीच का ये संघर्ष है, ठीक है। और इस संघर्ष में इजराइल के खिलाफ ये सारे व्यक्ति जो है, फिलिस्तीनी जो है, ये सारे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप है तथा इजराइल के प्रधानमंत्री है ना। तो एक फिगर जो है आप देख सकते हैं, यह फिगर 2017 का 2017 का फिगर है, जिसमें अमेरिकन
राष्ट्रपति, उस समय के अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, और यरूशलेम में ये काम हो रही, जो कि इजराइल की राजधानी है, ठीक है, जिसे इजराइल की आप कह सकते हैं राजधानी की मान्यता अंततः डोनाल्ड ट्रंप ने 2017 में दिला दिया। और उस समय की यह हम फोटो आपको शो करा रहा हूँ। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस बात को समर्थन नहीं देता है, ठीक है। अभी भी अंतर्राष्ट्रीय यदि देशों की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय जो है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको अभी भी तवज्जो नहीं दी जाती है कि यह यरूशलेम जो है ये इजराइल का राजधानी होगा। इस तरह की चीजों को मान्यता नहीं देता है। अब एक प्रश्न होता है कि तीनों जो यहाँ पर जो खासतौर पे कम्युनिटी बेस्ड जो यहाँ पर झगड़ा चल रहे हैं, जो विवाद चल रहे हैं, ये विवाद क्या है? तो आपको मैं बता दूं, मुस्लिमों का यह मानना है, वहां पर जो तीन हम प्लेस को देखा, तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ ऐसा है कि मुस्लिमों का यह मानना होता है कि पैगंबर मोहम्मद जो थे वह मक्का से यहीं पर आए थे। तो इसको लेकर के वो कहते हैं कि नहीं, यरूशलेम जो है ये हमारे लिए पवित्र स्थान है। तो ये मुस्लिम कम्युनिटी को ऐसी अवधारणाएं हैं, ठीक है। और मक्का और मदीना के बाद मुस्लिम इसे तीसरी सबसे पवित्र स्थान को मानते हैं, यानी मक्का पहला हुआ, फिर मदीना हुआ, और तीसरा जो है वो मानते हैं कि नहीं, यरूशलेम जो है हमारे लिए सबसे पवित्र स्थान है, क्योंकि मोहम्मद पैगंबर ने यहाँ पर आ गए थे, है ना, उन्होंने यहीं पर आकर के रह बसे या रुके। तो इसको लेकर के उनमें ये विचार चलती है कि यह हमारा धार्मिक स्थान है। लेकिन ईसाई की यदि बात करें, जैसे क्रिश्चियन की हम बात करें, तो ईसाइयों का मानना है कि ईसा मसीह को यहीं सूली पर चढ़ाया गया था। तो उनको इस तरह की अवधारणाएं अपने आप में बनती है कि ईसा मसीह साहब को सबसे पहले यहीं पर सूली पर चढ़ाया गया था, और यही वह स्थान भी है जहां ईसा मसीह फिर से जीवित हो गए थे। तो यह क्रिश्चियन का यहाँ से अवधारणा जुड़ी हुई है। लेकिन यदि हम यहूदी की बात करें, तो यहूदी मानते हैं कि यहीं पर इब्राहिम ने अपने बेटे इसहाक की कुर्बानी दी थी, और इसहाक की कुर्बानी देने के कारण, और यहाँ से उन्होंने विश्व का निर्माण भी शुरू किया था। तो इस चीजों को लेकर के जो यरूशलेम जो क्षेत्र है, यरूशलेम जो शहर है, यह मुख्य रूप से तीनों कम्युनिटी जो है, तीनों जो धर्म है, ये तीनों धर्मों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अब हम बात करेंगे कि विवादों में आखिर बार बार यरूशलेम ही क्यों पड़ता है। तो जैसा कि पता होना चाहिए कि यरूशलेम चाहे मुस्लिम हो, ईसाई हो या यहूदी हो, ये तीनों धर्म मानने वाले लोगों के लिए आस्था का सबसे पहला एक केंद्र है। यहाँ अल अक्सा, आपने जगह का नाम सुना हो, जो अभी वहां विवाद चल रही है, तो यहाँ अल अक्सा एक मस्जिद है, ठीक है, अल अक्सा मस्जिद है, जो कि मुस्लिमों का मानना है कि पैगंबर मक्का से यहाँ पर आ गए थे। इस मस्जिद के पास डोम ऑफ रॉक भी बनाया गया है, ठीक है, डोम ऑफ रॉक भी है। तो इस चीजों को भी आप देख सकते हैं, डोम ऑफ रॉक नाम दिया गया है, ठीक है। तो मुस्लिम के अनुसार यहीं से पैगंबर मोहम्मद ने स्वर्ग की यात्रा की थी। यह मुस्लिम कम्युनिटी यानी इस्लाम कम्युनिटी की ऐसी अवधारणा है। मक्का और मदीना के बाद मुस्लिम कम्युनिटी इसे तीसरी सबसे महत्वपूर्ण या सबसे पवित्र स्थान को मानते हैं। लेकिन यरूशलेम में यदि ईसाइयों का बात करें, तो ईसाइयों का पवित्र द चर्च ऑफ द होली सेपल्कर भी यहाँ पर है। दुनिया भर के ईसाइयों का मानना है कि ईसा मसीह को इसी जगह पर सूली पर चढ़ाया भी गया था, और यही वह स्थान भी है जहां पर ईसा फिर से जीवित हो गए थे। यरूशलेम एक वेस्टर्न वॉल है, ठीक है, यरूशलेम में एक क्या है, एक वेस्टर्न वॉल है। ये चीजों को आप जाने, तो इस फिगर को मैं और ऊपर ला रहा हूँ, जिससे कि आप इसको और अच्छी तरह से समझे। वहां पर मैं फर्स्ट फिगर पे लेकर के आपको आ रहा हूँ। तो वहां पर कहा जाता है कि वहां पर एक वेस्टर्न वॉल है, और यहूदियों का मुख्य रूप से कहना है, यहूदी ऐसा मानते भी हैं, ठीक है, कि यहाँ कभी उनका पवित्र मंदिर भी था, और यह दीवार उसी के बीच बनी हुई एक निशानी बचा हुआ है, यानी एक तकरीबन यह कह सकते हैं एक अवशेष बचा हुआ है। यहीं पर यहूदियों की सबसे पवित्र जगह होली ऑफ होलीज, होली ऑफ होलीज, जो एक यहूदियों के सबसे पवित्र स्थान के रूप में कंसिडर की जाती है। यहूदी मानते हैं कि यहीं पर इब्राहिम ने अपने बेटे इसहाक को कुर्बानी भी दिया था, और यहूदियों का यह भी मानना है कि यह जगह विश्व का निर्माण के लिए एक सर्वोत्तम जगह रहा था, यहीं से विश्व का निर्माण भी किया गया। तो यरूशलेम एक्चुअली देखा जाए तो तीनों धर्मों के पवित्र स्थलों के साथ साथ विवाद का भी एक वजह बन के तैयार है। 1967 के युद्ध में जीत के बाद इजराइल ने क्या किया कि पूर्वी यरूशलेम पर भी अपना कब्जा कर ही लिया था, और इसी के बाद से इजराइल इस पूरी जगह को अपनी राजधानी मान्यता दे चुका है। और हालांकि अब देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो अंतर्राष्ट्रीय जो समुदाय है इजराइल की इस बात को नहीं मानते हैं, वो इसको अप्रूवल भी नहीं देते। जबकि फिलिस्तीन लोगों का कहना है कि फिलिस्तीन के एक स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद ये उनकी राजधानी थी, और उनकी राजधानी होनी भी चाहिए। तो
इस तरह की चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं एक विवाद जो है, इस विवाद को वो यहाँ पर कब्जा करते हैं। तो इस तरह से इतिहास। अब बात होती है कि फिलिस्तीनियों की मांग क्या है। प्रश्न ये बनता है कि फिलिस्तीनियों की आखिर मांग क्या है, इसराइल के लोगों की मांग क्या है, उनका कहना क्या है। ये दोनों चीजों को भी आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। तो फिलिस्तीनियों का कहना है कि इसराइल 1967 से पहले कि जो अंतरराष्ट्रीय जो सीमाओं तक वापस लौट जाए और वेस्ट बैंक जो थी या गाजा पट्टी में उन्होंने स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र की स्थापना के साथ या उनकी स्थापना कर दिया जाए, ऐसी परिस्थिति को बात करते हैं। साथ ही साथ कह सकते हैं कि इसराइल के जो पूर्वी यरूशलेम से आना या अपना उसका जो दावा है वो अपने दावा को छोड़ दे, क्योंकि यह जो है फिलिस्तीनियों का क्षेत्र है या फिलिस्तीनियों का पहले से ही रह गया है। और क्योंकि फिलिस्तीन आजाद होने से के बाद भी अपनी राजधानी बनाना इसी क्षेत्रों को चाहते हैं, यरूशलेम को बनाना चाहते हैं। इजराइल वाले लोगों का कहना क्या है, इजराइल की गवर्नमेंट को कहना क्या है। तो फिलिस्तीन की मांगों को लेकर के इजराइल सीरियस इसको बार बार डिनाई करता आया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इजराइल यरूशलेम को अपना दावा छोड़ने से राजी कभी नहीं हो पाया है और उसका ये कहना है कि यरूशलेम जो है हमारी राजधानी और इसे इजराइल का एक अभिन्न अंग माना जाएगा। जिस तरह से हम जम्मू एंड कश्मीर सॉरी पाकिस्तान ऑक्युपाइड का जो कश्मीर जो है पीओके, उसको मैं मानता हूँ। वेस्टलैंड और गाजा पट्टी के बीच में थोड़ा सा मैं अंतर बता देता हूँ और आप जानने की कोशिश करें। वेस्ट बैंक एक इसराइल और जॉर्डन के बीच में पाए जाने वाला एक प्लेस है। फिर से आप याद रखेंगे, वेस्ट बैंक जो है इसराइल और जॉर्डन के बीच में एक क्षेत्र है, दोनों के बीच में एक क्षेत्र पाया जाता है। इसराइल ने क्या किया कि 1967 के युद्ध के बाद इसे अपने कब्जे में कर रखा है। इसराइल और फिलिस्तीन दोनों ही इस इलाके को अपना बताते हैं। लेकिन गाजा पट्टी की यदि बात करते हैं तो गाजा पट्टी इसराइल और मिस्र के बीच में है। गाजा पट्टी इसराइल और मिस्र के बीच में है, लेकिन वेस्ट बैंक जो है वो इसराइल और जॉर्डन के बीच में। ये दो क्वेश्चंस आपके सामने हॉन्ट होना चाहिए। यहाँ फिलहाल हमास का कब्जा है। हमास जो है इसराइल उसे एक आतंकवादी संगठन मानती है, पहले भी वो अप्रूवल दे चुकी है हमास को कि यह एक आतंकवादी संगठन है। ठीक है, तो ये इसराइल विरोधी समूह है। खासतौर पर यदि हम हमास की बात करें, सितंबर 2005 में क्या हुआ कि इसराइल ने गाजा पट्टी से अपनी सेना को वापस बुला लिया था और 2007 में इसराइल ने इस इलाके पर कई बार प्रतिबंध भी लगा दिए। एक गोल्डन हाइट्स के बारे में भी हमने चर्चा की, क्योंकि तीनों क्षेत्रों को सबसे पहले इसराइल जो थे एक्वायर्ड कर लिया। तो गोल्डन पट्टी जो है, गोल्डन हाइट जो है, कह सकते हैं राजनीति और राजनीतिक जो स्ट्रेटजी होती है, पॉलिटिकल जो स्ट्रेटजी होती है, उसको लेकर के महत्वपूर्ण इलाका है, जो कि एक सीरिया का एक पठार है, एक प्लेट्यू है। सीरिया का एक प्लेट्यू क्षेत्र है। 1967 के बाद से ही इस पर इसराइल का कब्जा है। 1960 से यानी हमने देखा था कि दूसरा जो उसका संघर्ष चालू हुआ और इस इलाके में कब्जे के विवाद को लेकर कई बार शांति वार्ता की कोशिश भी किया जा चुका है, लेकिन कोई सफलता अभी तक नहीं मिली है। तो ये सारे जो बात है, ये सारे तीनों जो क्षेत्र हैं, तीनों क्षेत्रों से रिलेटेड है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसकी आखिरी पुराना हिस्ट्री थोड़ा बता दूं कि यह संघर्ष कम से कम आप देखिएगा तो 100 साल पहले से चलता आ रहा है। इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो विवाद है लगभग पिछले 100 साल से आप कह सकते दोनों को विवाद चल रही है। फिलहाल जहाँ इसराइल है वहां कभी तुर्की का शासन था। अभी जो इसराइल वर्तमान में, एक समय थी कि पहले वहां पर तुर्की का शासन चलता था और कह सकते हैं आप ये भी कि जिसे ओटोमान साम्राज्य भी कहा जाता था, जो कि हम अभी स्टार्टिंग में आपको ओटोमान साम्राज्य के बारे में बताया कि ये सारे जो थे, ये सारे ओटोमान साम्राज्य के क्या थे, अवशेष थे या ओटोमान साम्राज्य के ये सारे क्या थे, क्षेत्र थे। डायरेक्टली कहें या इनडायरेक्टली कहें, ये सारे उसके ही क्षेत्र थे। तुर्की ने क्या किया कि अब आप देख सकते हैं 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है और तुर्की इस विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के खिलाफ वाले देशों के साथ दे दिया। मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन भी शामिल था, मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन भी शामिल था और लिहाजा कह सकते हैं कि तुर्की और ब्रिटेन आमने सामने आ गए। और उस समय क्या हुआ कि ब्रिटिश जो साम्राज्य अपने चरम पर था, जिसका नतीजा ये हुआ कि आप कह सकते हैं कि ब्रिटेन ने क्या किया कि युद्ध को तो जीत गया और ओटोमान साम्राज्य ब्रिटेन के कब्जे में आ गई। तो यह एक उस समय की इतिहास भी रहा है। इस समय तक क्या हुआ कि जियोनिज्म की भावना चरम पर थी। जियोनिज्म की भावना जो थी वहां पर एक चरम पर थी। यह एक राजनीतिक विचारधारा थी। जियोनिज्म जो है एक विचारधारा है, जो एक पॉलिटिकल कंसेप्ट है, जिसका उद्देश्य था कि एक अलग और स्वतंत्र यहूदी राज्य की स्थापना में करना है। तो यह कॉन्सेप्ट जो थी कहीं ना कहीं बांटो छोड़ो की जो नारा हम लोग देखते हैं या बांटो छोड़ो की जो कॉन्सेप्ट देखते हैं, यह अंग्रेजों का शब्द रहा। जिस राष्ट्रों को उन्होंने एक्वायर्ड किया उस राष्ट्र में इस तरह को उन्होंने चीजों को प्रतिस्थापित कर करके छोड़ने की कोशिश की। तो इस आधार पर उन्होंने कहा कि इसी के चलते दुनिया भर से यहूदी जो थे फिलिस्तीन में आने लगे और 1970 में 1970 में क्या हुआ कि ब्रिटेन के विदेश सचिव जो जेम्स बेल्फोर थे, उन्होंने एक घोषणा की जिसके कारण हमने
बेल्फोर अनाउंसमेंट भी देखा, ठीक है, एग्रीमेंट भी देखा। तो एक घोषणा में जिसमें कहा गया कि ब्रिटेन फिलिस्तीन को यहूदियों की मातृभूमि बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, यानी दिस वाज द कंपेयर व्हिच हैज बीन फाइनली अप्रूव्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और अंततः उन्होंने क्या किया कि उस समय उस क्षेत्रों को बसाने की कोशिश, जो उस समय से अभी तक ये दोनों राष्ट्र के बीच में सबसे बड़ी चुनौती अभी भी बन के तैयार है। बीच बीच में दोनों के बीच विवाद भी होते हैं। तो आई थिंक यरूशलेम सॉरी इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो विवाद है, इस विवादों को मैं आपको बहुत ब्रीफ में बताने की कोशिश किया। आई थिंक आप इसे बहुत मजेदार से सीखे होंगे, सुने होंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।